गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हिंदी का वीडियो है और आपकी पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी जो हिंदी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, गद्य, काव्य और संस्कृत खंड। इस बार हम सबसे पहले काव्य को पढ़ेंगे और काव्य में भी हम काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि जो हिंदी है काव्य की रचना से ही शुरू होती है और गद्य की रचना हिंदी भाषा में बहुत बाद में प्रारंभ हुई है। तो हम पहले काव्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में हम गद्य की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काव्य कहते किसे हैं। काव्य एक छंद और लय से पूर्ण साहित्यिक रचना है जो पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट है छंद और दूसरा है लय। काव्य एक छंद और लय से पूर्ण रचना है जो पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। बहुत ही साधारण परिभाषा है। और जो लय होती है, इसमें छंद होता है, इसकी जो भाषा होती है तुकबंदी होती है और शब्दालंकार होते हैं, जैसे कि यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, ये इसके बाह्य तत्व होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बाहर से देखकर पहचानते हैं। जो इसमें रस छुपा हुआ होता है, इसमें जो कवि की कल्पना का समावेश होता है और जो भावात्मकता होती है, इसके साथ ही जो अर्थालंकार होता है, रूपक हो गया, उपमा हो गया, वो इसके आंतरिक तत्व होते हैं, यानी इसमें अंतर्निहित होते हैं। इन दोनों ही तत्वों से कोई भी रचना काव्य बन पाती है। अब छंद और लय से पूर्ण रचना काव्य होती है, लेकिन काव्य को भी 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक है दृश्य, दूसरा है श्रव्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। जो चीज़ें हम देख करके काव्य का आनंद का अनुभव करते हैं वो हो गया दृश्य। कह सकते हैं हम कि अभिनय के माध्यम से जब हम काव्य को देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे नाटक और एकांकी, ये दृश्य काव्य का एक रूप है, क्योंकि हम इन्हें अभिनय के माध्यम से देखते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत श्रव्य काव्य जो होता है, श्रव्य का मतलब ही होता है सुनना। तो जब हम सुन करके या पढ़ करके आनंद की अनुभूति करते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी कविताएं, दोहे और चौपाइयाँ, जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ आता है। अब जो श्रव्य काव्य है, जिसे हम एक्चुअली सुनते और पढ़ते हैं, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध का मतलब ही है, जैसा कि शब्द से पता चलता है, बंधा हुआ। तो जो रचना बंधी हुई होती है वो हो गई प्रबंध। मुक्तक का मतलब है जो मुक्त होती है, जिसमें किसी तरह का बंधन नहीं होता, वो मुक्तक रचना होती है। एक निश्चित कथा में बंधी हुई जो रचना होती है, यानी जो रचना किसी भी कहानी के अंतर्गत चलती है, किसी कहानी को प्रस्तुत करती है, वो प्रबंध रचना है। उसमें कथा का कसाव होता है। मुक्तक रचना वो होती है जिस रचना में किसी भी तरह की कहानी नहीं होती है, हर दोहा अपने आप में अलग होता है, हर छंद अपने आप में अलग होता है, उसे हम मुक्तक रचना कहते हैं। दूसरा है कि जो प्रबंध काव्य है, उसमें कहानी के इसके अनुसार प्रत्येक पद क्रम से लगाया गया होता है। तो एक निश्चित कथा में बंधी हुई जो रचना होती है और उसका प्रत्येक पद या छंद उसी कथा से संबंधित होता है, कुछ अलग नहीं होता उसमें, और उसका भी एक निश्चित क्रम होता है जिसमें वो लगाया गया होता है, उस रचना को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रत्येक पद, जैसे रामायण रामचरितमानस है, ये एक प्रबंध काव्य है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको राम जी की बाल लीला के पद मिलेंगे, फिर उनके बाद में असुरों के संहार के पद मिलेंगे, उसके बाद में उनके वनवास के पद मिलेंगे, अंत में उनके उत्तर रामचरित के पद मिलेंगे। ऐसे ही जो पंचवटी है, ये भी एक प्रबंध काव्य है, क्योंकि इसमें पंचवटी के बारे में बताया गया है। पंचवटी में राम और लक्ष्मण के जीवन के बारे में बताया गया है। उर्वशी में उर्वशी और पुरुरवा के बारे में बताया गया है, तो इसमें भी उसी से संबंधित पद मिलेंगे। अब मुक्तक काव्य में क्या होता है कि ये कथा के बंधन से मुक्त होती है, यानी प्रत्येक पद में कोई कथा नहीं कही गई होती है, हर एक पद अपने आप में पूर्ण होता है, वो किसी कथा को दर्शा नहीं रहा होता है। इसमें या कोई नीति से संबंधित बात कही गई होती है, कोई उपदेश दिया जाता है, या ये श्रृंगारिक पद होते हैं। तो आप जो भी स्वतंत्र दोहे देखते हैं कबीर, तुलसी और रहीम के, या जो भी कविताएँ आप पढ़ते हैं साहित्यकारों की, ये सब मुक्तक काव्य का ही एक हिस्सा है। अब जो मुक्तक काव्य है उसको हम 2 भागों में फिर से विभाजित कर सकते हैं। पहला है पाठ्य और दूसरा है प्रगीति। इसको गेय भी कहते हैं। पाठ्य क्या होता है?
पाठ्य जो किसी विषय विशेष को लेकर लिखा गया पद होता है उसे हम पाठ्य कहते हैं। ये नीति, उपदेश और श्रृंगार से संबंधित होते हैं। सभी मुक्तक की रचनाएं जो होती हैं वो नीति और श्रृंगार से या उपदेश से संबंधित होती हैं, क्योंकि इनमें कोई कथा नहीं होती, तो ये पद अपने एक छंद में ही पूरी बात कह देता है। तो पाठ्य किसी विशेष विषय को लेकर लिखे गए स्वतंत्र पद होते हैं और ये सुपाठ्य होते हैं, यानी आप इन्हें साधारण तौर पर पढ़ सकते हो। इससे थोड़ा सा अलग जो है वो प्रगीति है। ये सुपाठ्य नहीं होते, मतलब आप इन्हें कैसे भी नहीं पढ़ सकते हो। ये विशेषतया गाने के लिए लिखे जाते हैं और इनमें संगीतात्मकता होती है और साथ ही इनमें भावात्मकता होती है। ये गाने के लिए इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये पद किसी विनय के पद होते हैं। जैसे आप तुलसी और सूर्य के पद देखते हैं तो ये गाने के लिए लिखे गए पद हैं। संगीतात्मक होते हैं और इनमें भावनाएं छुपी होती हैं, क्योंकि ये कोई उपदेश नहीं दे रहे होते हैं और ये भाव प्रधान होते हैं। पाठ्य जो होते हैं नीति, उपदेश और श्रृंगार विषयक, उनमें आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, रहीम, तुलसी, बिहारी के नीति के दोहे पढ़े होंगे, बिहारी के श्रृंगार के दोहे पढ़े होंगे और निराला की कुछ कविताएं जैसे कि भिक्षुक हो गई, वाह तोड़ती पत्थर हो गई, ये सारी कविताएं जो है ये पाठ्य के अंतर्गत ही आते हैं। यानी ये पढ़ने के लिए है, उपदेश के लिए है, किसी नीति के बारे में जानने के लिए है। और कबीर की जैसे रचनाएं आप पढ़ते हैं उनमें से प्रत्येक दोहा एक दूसरे से अलग होता है, कोई इसमें कथा नहीं कही गई होती है। तो ये सब एक मुक्तक काव्य का एक हिस्सा है। गेय पद जो होते हैं गाने के लिए लिखे गए होते हैं, बहुत भावात्मक होते हैं और संगीतात्मक होते हैं। जैसे आपने तुलसी के कुछ पद पढ़े होंगे, सूरदास के जो पद हैं, विनय के पद, ये सारे गेय पद हैं। मीरा के जो पद हैं वो सारे गेय पद हैं। और साथ ही अगर आपने महादेवी की कविताएं पढ़ी हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली जैसे, वो भी गेय पद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो गाने के उद्देश्य से लिखे गए हैं और उसमें भावुकता का समावेश है। अब हम आते हैं प्रबंध काव्य की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं मुक्तक काव्य की तरह नहीं होती है रचना, इसमें कोई ना कोई कथा कही गई होती है, किसी कथा में बंधी हुई होती है। तो वो कथा हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। इसी के आधार पर इसके 3 भाग हैं। महाकाव्य है, खंड काव्य है और आख्यानक गीति है। महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी भी धीर और वीर पुरुष के, जो कि इसका नायक होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उसका पूरा जीवन उस महाकाव्य में आ जाता है। जैसे रामचरितमानस है, ये एक महाकाव्य है क्योंकि इसमें राम के जीवन का पूर्ण चित्रण है। पृथ्वीराज रासो हो गया, ये एक महाकाव्य है क्योंकि पृथ्वीराज का संपूर्ण जीवन इसमें वर्णित है। पद्मावत हो गया, इसमें रत्नसेन और पद्मावती का पूरा जीवन वर्णित है। तो ये एक महाकाव्य है क्योंकि किसी भी नायक के, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का ये वृत्त है। खंड काव्य वो होता है इसके विपरीत, जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं करता बल्कि उसके किसी विशेष भाग का चित्रण करता है। यानी अगर रामचरितमानस को हम देखें तो उसमें पूरा चित्रण है तो वो एक महाकाव्य है। लेकिन इसी की तरह हम पंचवटी को देखें, जो कि उनके पंचवटी में रहने के, वहाँ की क्रियाकलापों का वर्णन है, तो वो किसी एक भाग का वर्णन है, तो इसे खंड काव्य कहा जाएगा। तो महाकाव्य क्या होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण करता है। इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, तो उसी के अनुसार बहुत सारे पात्र होते हैं। इसमें भागों को सर्ग कहा जाता है, सर्ग में विभाजित कर लिया जाता है। सामान्य तौर पर इसे सर्ग कहते हैं, पर फिर कभी अपने आधार पर भी सर्गों का नाम अलग रख देते हैं। सर्ग ना कहकर, जैसे पृथ्वीराज रासो में समय कहा गया है, पद्मावत में तो खंड कह दिया गया है, तो ऐसे ही सर्ग ना कह करके, मतलब समय या खंड जो भी रखना चाहें, पर वो होता सर्ग ही है। और सर्ग भी कितने, 8 से अधिक होने चाहिए, यानी 8 से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही। ये बहुत बड़ा रूप होता है, ये एक बृहद रूप है किसी भी रचना का, किसी भी व्यक्ति के जीवन का। और हाँ, जो इसका नायक होता है, यानी जिसके बारे में ये कथा कही जा रही है, वो व्यक्ति इतिहास में प्रख्यात होना चाहिए, यानी वो इतिहास में कहीं ना कहीं वर्णित होना चाहिए। उदाहरण के लिए रामचरितमानस हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, पद्मावत हो गया, साकेत हो गया, साकेत मतलब अयोध्या की पूरी कहानी है इसमें, प्रिय प्रवास हो गया, कामायनी हो गया। तो ये जो महाकाव्य हैं इसमें बहुत सारे पात्र भी हैं, किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण है, बहुत सारे सर्ग हैं, और ये सभी जो पात्र हैं ये इतिहास पर आधारित हैं। खंड काव्य की ओर आते हैं, ये किसी एक भाग का चित्रण करते हैं, जो भी व्यक्ति है इसके जीवन के किसी विशेष भाग का, इसीलिए पात्र भी सीमित होते हैं।
इनके भागों को खंड कहा जाता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, पर इसे हम खंडों के माध्यम से जानते हैं। सूक्ष्म भाग का चित्रण होता है, इसकी तरह वृहद रूप नहीं होता है। यहाँ अंतर भी आप समझ लेंगे और इन दोनों की परिभाषाएं भी समझ लेंगे। अगर आपने परिभाषा समझ ली है तो आप अंतर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो गंगा अवतरण है, गंगा अवतरण वो गंगा के पूरे जीवन का चित्रण नहीं है, गंगा के पृथ्वी पर आने का चित्रण है, तो वो एक खंड हो गया। पंचवटी है, पंचवटी एक खंड का चित्रण है, तो खंड काव्य हो गया। जयद्रथ वध है, वो कृष्ण जी की संपूर्ण लीलाओं का चित्रण नहीं है, अर्जुन की संपूर्ण लीलाओं का चित्रण नहीं है, बस जयद्रथ के वध का चित्रण है, तो वो क्या हो गया, खंड काव्य हो गया। हल्दी घाटी है, ये महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं है, बस युद्ध का चित्रण है, एक खंड हो गया। तो ये खंड काव्य और महाकाव्य। आख्यानक गीति थोड़ा सा अलग होती है, ये खंड काव्य और महाकाव्य से भिन्न एक पद्यबद्ध कहानी है। पद्य गलत लिख दिया मैंने। और इसमें जो है किसी भी व्यक्ति की वीरता का, उसके साहस का, उसके पराक्रम का, बलिदान का वर्णन होता है। इसमें प्रेरणापूर्वक घटनाएं होती हैं। देखिए ये महाकाव्य और खंड काव्य से अलग इसलिए ही है कि एक तो ये पद्यबद्ध होता है और दूसरा इसका उद्देश्य होता है प्रेरणा देना, इसलिए वीरता साहस वाली कहानियाँ इसमें वर्णित होती हैं। गीतात्मक भी होता है, यानी इसे आप गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे कि झांसी की रानी है, अगर आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी है तो वो भी इसी का एक रूप है। रंग में भंग, अगर मैथिली शरण गुप्त का जो एक ग्रंथ है, वो भी आख्यानक गीति का ही एक रूप है। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ें समझ ली हैं। अब इसके बाद में मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी। उसमें आपको करना ये है कि इसी वीडियो को देखकर आपको जो भी समझ में आया है आप वो सभी आंसर वाइज लिखेंगे। क्वेश्चंस के आंसर आप 2, 3, 4 लाइन में लिख देंगे और ये सब आपको आपकी नोटबुक में ही करना है। और इनमें से कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, डाउट है, तो आप कमेंट करके इसमें पूछ लीजिएगा और होमवर्क मुझे जल्दी से जल्दी आप लोग सेंड कर दीजिएगा।